नाजरीन, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रिवाइवल अब नागुज़ीर हो चुका है। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर अवामुन्नास की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो चुकी है। अच्छा, तब तक के लिए ठीक था जब तक ये वैल्यू रिटेन हो रही थी या ये एक तवाज़ुन में थी, लेकिन अब ये नेगेटिव रिटर्न की तरफ जा रही है। ताहम हमारे शोबा तहकीक ने बताया कि इस साल इसके अंदर मामूली बेहतरी ज़रूर आई और चंद फ़ीसद का इसके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट देखा गया। ताहम ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में ये बड़े सरे फहरिस्त थे और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का इससे रिलेटेड और एसोसिएटेड है। हाँ, अगर कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊं और सही कदरें लगाकर जीडीपी के साथ कंपेयर करूं तो फिर तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हुई है। ये दोनों नत्थे हैं, जुड़े हुए सेक्टर्स हैं। और फिर पाकिस्तान में जूं मशरूम ग्रोथ स्टार्ट हुई और हमने देखा कि छोटे शहरों के अंदर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई, जो पहले लोगों ने सोचा नहीं था। चंद ऐसे शहर थे पहले कि जहां पर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पैसे वापस भेजकर प्लाजे बनाया करते थे, कोई मशरिक़ वस्ता में, कोई दूसरे ममालिक में। अब हम देख रहे थे ये यूनिवर्सल हो गया है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान ये काम हो रहा है। एक्सटेंसिव इम्पटस मौजूद है, लेकिन अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी शोबे में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कंटेस्ट करते हैं, चलो आज इस पर भी बात करेंगे कि ये एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, प्रॉब्लम ये कि अगर ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है बकौल कुछ लोगों के, तो मुझे ये बताओ फिर आप हाउसिंग डिमांड को मीट कैसे किया जाएगा? ये तो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक्नॉलेज्ड है कि आपके मुल्क के अंदर हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, हाउसिंग यूनिट आपको देने। बहुत सारे लोग तो हाउसिंग यूनिट के ही स्लोगन पे आ गए थे। तो फिर हाउसिंग का प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा? लोग रहेंगे कहाँ? ये सवाल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन बिल्डर तब तक नहीं बनाएगा जब तक उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। यानी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। इस सिलसिले में मैंने आज दावत दी है जनाब राहिल हारून साहब को, जो कि इस शोबे से वाबस्ता भी हैं, मैं कहूँगा कारोबारी बुनियादों पर भी, और उसके अलावा भी इसके हाईलाइट करते रहते हैं इश्यूज़ को। वेलकम करता हूँ राहिल हारून साहब आपको। शुक्रिया, थैंक यू। और कराची की जो रियल एस्टेट की तंजीम है उसके भी ये सरबराह हैं, तो उसको सामने रखते हुए मैं राहिल हारून साहब बेसिक चीज़ पर आपके पास आऊँगा। शुरू करते हैं बेसिक से। अनप्रोडक्टिव सेक्टर वाले जो इशू है ना उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली तोहमत होती है, उंगली आप पर उठा लेते हैं, अनप्रोडक्टिव सेक्टर है जी, इसके अंदर तो सिंक होल है। सिंक होल है तो फिर बैनुल-अक़वामी इदारे क्यों बोल रहे हैं आपके मुल्क में हाउसिंग क्राइसिस है, आपके मुल्क में हाउसिंग नहीं है? तो हाउसिंग कहाँ से आएगी अगर ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है तो? जी, सबसे पहले तो ये आ जाते हैं कि आपने कहा अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। जी जी। मगर आप ये देखें कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है जब ये चलता है तो दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं 70 से ज़्यादा हैं, या 72 इंडस्ट्रीज़ कहते हैं लाइट, वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ लेबर जो है आप ये देखें कि कितनी जो एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करता है ये सेक्टर, तो उसके बाद भी आप इसको अनप्रोडक्टिव किस तरीके से आप कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा इनकी तकरीरों में कहते हैं, ये कहते हैं क्यों अटेंशन दे रहे हैं इनको, क्यों इनके लिए इजी कर रहे हैं, क्यों एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, मतलब मल्टीपल रीजन इल्जाम लगते हैं ना। ज़्यादा दूर की बात नहीं, हम दुबई की बात ही अगर आप ले लेते हैं तो इस टाइम आप दुबई को देख लेंगे, पहला उनका जो सेक्टर है वो है टूरिज़म, और सेकंड जो है वो रियल एस्टेट है। तो जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें रियल एस्टेट का आप देख लें ग्रोथ का, और पाकिस्तान में भी ग्रो कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, मगर पॉलिसीज़ का फुकदान है। मतलब अनप्रोफेशनल लोग मैं कहूँगा कि वो बिठा दिए गए हैं जो रियल एस्टेट की पॉलिसीज़ को जो है वो बना रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें इजाज़त दीजिएगा इजाफा कर दूं, क्या रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा बाकायदा तौर पे दिया जा चुका है, और क्या रवैया भी माशरे का उनकी तरफ यही है? देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को तो अभी तक ओन किया ही नहीं गया है, ठीक है। रियल एस्टेट कोई रियल एस्टेट सेक्टर को पहचान ही नहीं दी गई है। यहाँ पर जो भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जब उनका कारोबार नहीं चल रहा होता तो वो आकर रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हैं।
तो सबसे पहली बात तो आसान काम है ना, आसान रेगुलेटरी नहीं है हमारे मुल्क में। जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आती हैं, रेमिटेंस आते हैं, तो उनके लिए कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को बाकायदा तौर पे जो है ओन किया जाए। नहीं, एक मिनट, ये आप फंसाने वाली बात करें, ज़रा वजाहत करें इस चीज़ की। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे लोग मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद चाहते हैं कि रेगुलेशन हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। सही कह रहा हूँ? हम खुद चाहते हैं ऑल कराची लोग रजिस्टर हो। जी जी बिल्कुल, लोग रजिस्टर्ड हों। सिंध गवर्नमेंट को अभी हमने एक जो है मसौदा भी पेश किया है, तो वो लॉ डिपार्टमेंट में उनकी गया हुआ है, और इंशाल्लाह जल्द जो है वो सिंध गवर्नमेंट से ये असेंबली से हम पास करवाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि फिर सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो रियल एस्टेट सेक्टर को। लाइसेंस होगा, लाइसेंस रिन्यूअल होगा, उसका सब सिस्टम होगा। जी 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 जी, हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि लाइसेंसिंग हो और बाकायदा तौर पे इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, और उसके साथ जो है और फिर तालीमी असनाद की बात भी हो रही है कि जी ट्रेनिंग भी होगी, एजुकेशन भी होगी। ये सब देखें, वो दुबई और अब आप पाकिस्तान की जो बात करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं वो ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर तो है नहीं, तो उनके लिए कोई ऐसे कोर्सेज हुकूमत रख सकती है या वो इम्तिहान जो करवा सकती है जिसमें थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक नॉलेज आ जाए, और उसके बाद जो नई हमारी जनरेशन आ रही है तो वो इसमें आएगी, तो वो प्रॉपर इसका जो है एक उसके थ्रू ही आएगी। अच्छा, ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है इस हिसाब से कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग हो जाए तो कितने ही बच्चों को एक तो रोज़गार भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि ये शोबा थोड़ा सा रेगुलर अगर हो जाए ना, तो उसका फिर फ़ायदा ये कि तालीम याफ्ता लोग या नीम तालीम याफ्ता लोग भी अगर शोबे में आ जाएं तो उनको पता होगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। अभी सिर्फ लोग लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सिर्फ एक काम करते हैं इसमें, वो एलिमेंट अब चेंज हो जाएगा। राइट, दिस इज़ व्हाट यू वांट। जी जी, हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना है, और हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हर सेक्टर ही तरक्की करेगा, और हमारी उम्मीद भी है और जो है हम मतलब बड़ी होप रखते हैं कि फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब जो है इस सेक्टर पे भी कोई ऐसी तवज्जो देंगे ख़ास तौर पे, क्योंकि यही ऐसा सेक्टर है कि जो मुल्क में ग्रो कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, मगर कुछ पॉलिसीज़ की वजह से इस पे ये एक डिप्रेशन का शिकार है। तो नहीं, सबसे पहले तो देखें ना, एक रिलीफ या लोगों को चाहिए। अब आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, पता नहीं आप एग्री करते नहीं करते। प्रॉब्लम पता है क्या है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों ने टैक्सेस जब लागू हुए तो इन्होंने फ़ौरन आंखें बंद करके ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने वो ट्रांसफ़र करने थे अपने कस्टमर्स। सर, बात समझने की कोशिश करें। हाउसिंग का पाकिस्तान में क्राइसिस है। हाउसिंग जिसके माने ये पाकिस्तान में सिर्फ क्राइसिस नहीं, सीवियर क्राइसिस है। बैनुल-अक़वामी जितने तहकीकी इदारे होते हैं उन्होंने बताई है ये बात कि पाकिस्तान को पता नहीं कितने लाखों हाउसिंग यूनिट हर साल चाहिए अपने लोगों के लिए। तो कोई तखमीना नहीं लगा रहा मैं, लेकिन लाखों में बात हो रही है। और कुछ तो कहते थे हम करोड़ों बनाएंगे। छोड़ दें आप बात, माजी के अंदर क्या क्या हुआ। असल में बात यह है, कहाँ से आएंगे वो सब? बात यह है कि हम पैरल जो है ना, एक तरीके से देखा जाए अब आबाद है बिल्डर्स की एक बहुत अच्छी मुनज़्ज़म एसोसिएशन है, और तमाम जो हमारे भाई हैं बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, मगर आबाद बिल्डर्स की नुमाइंदगी कर सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर की नुमाइंदगी आबाद नहीं कर सकता। अब देखो ना, उन्होंने टैक्सेस एक्सेप्ट कर लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि आबाद जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर की भी नुमाइंदगी करता हुआ है। हालांकि ये रियल एस्टेट का हक है कि वो जाएं और अपनी पॉलिसीज़ या जो भी मैकेनिज्म है उस पर जो है देखें, आबाद है। अच्छा, लेकिन तफरीक पैदा हो गई ना। देखें, तफरीक आप अभी वाजे करें। तफरीक ये पैदा हुई कि बेसिकली वो हाउसिंग यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। जब हाउसिंग यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं तो आप लोग भी सिर्फ ओपन लैंड पे बात नहीं कर रहे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि रियल एस्टेट वाले भी इस बारे में जो है वो क्लैरिटी थोड़ी सी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्टेड को भी इसी सेक्टर का हिस्सा समझते हैं, यानी आप उनको अपना हिस्सा समझते हैं, वो आपको समझ रहे हैं तो आप बुरा मान रहे हैं। ये तो गलत है ना। देखें, नहीं, वो आप उनको ऑन कर रहे हैं, वो आपको ऑन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं। देखें, जहाँ पे पॉलिसीज़ की बात है हैं तो दोनों एक साथ ही मतलब आप ये ले लेंगे, अगर एक गाड़ी है उसका इंजन है वो बगैर टायर्स के तो नहीं चल सकता ना। तो हम मान रहे हैं कि हम एक ही इंडस्ट्री है, मगर दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है, रियल एस्टेट एजेंट का या रियल्टर का जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्डर नहीं बता सकता।
बिल्डर तो अपनी सेफ्टी देखेगा या बिल्डर अपना एक फायदा देखेगा। लेकिन पॉलिसी मेकर आपसे नहीं पूछता ना, पॉलिसी मेकर उनसे पूछता है, क्योंकि वो कहता है कि उनके ऑन पेपर वो लोग हैं, वो ज़्यादा रेगुलराइज्ड हैं, उनका सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये लोग कहते हैं। देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि पॉलिसीज़ बननी चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, मगर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से रियल एस्टेट का अलग होना चाहिए और बिल्डर्स का जो है अलग होना चाहिए। अब बात अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल्डर खुद को जस्ट लाइक इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरर होता है, अपने आप को मैन्युफैक्चरर कंसिडर करते हैं। बिल्डर्स खुद को ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारा प्राइमरी प्रोफेशन है और ये जो बाइंग एंड सेलिंग है इसमें हम सिर्फ अपना प्रॉफिट लेते हैं। इसके माने ये हैं कि उन्होंने कैपिटल गेन को इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं बनाया। अब ये जो कैपिटल गेन्स का इशू है ना राहिल हारून साहब, ये आप लोगों पे लागू होता है। अभी इसके मामले पर क्या गवर्नमेंट ने आपके साथ डिस्कस किया? और ख़ास तौर पे बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा होता है कि बायर अपने कैपिटल से आता है, सेलर अपने कैपिटल से आता है, वो इनको पे करता है फॉर देयर सर्विसेज। सही कह रहा हूँ? रियल्टर्स को उनकी सर्विस के लिए पे करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बायर के ऊपर भी टैक्स है, सेलर के ऊपर भी टैक्स है। तो सर ये भी आपको, यानी टैक्स की पॉलिसीज में चेंजेस चाहिए। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म को जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है और रेगुलेट होना चाहिए। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको जो रिप्रेजेंट करें वो रियल्टर्स करें और बिल्डर्स जो है वो अपने सेक्टर को डोमेन करें। लेकिन ये जो टैक्सेस का मसला है, ये फिर कौन हल करेगा? टैक्सेस के मसले इन्होंने तो गो अहेड दे दिया, हम फंस गए सब। नहीं, उसी पर तो एक मैं ये आज हमारी जो बात हो रही है वो उसी बात पर रही है। और दूसरी बात ये है कि देखें बिल्डर्स, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो स्क्वायर फिट में और अप्रॉक्स होता 3200 लिख देते हैं, देते 2800 हैं। बहुत सारी ऐसी बेज़ादगियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पॉइंट आउट होना चाहिए, उनको भी, उनकी चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए। जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट जो कोई पोर्शन या ऐसी कोई बात होती है तो उनको भी जो है उन पे भी जो है एज पर लॉ जो है एक्शन होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, आपने एक और मसला छेड़ दिया। ये पोर्शन का आपने मसला छेड़ दिया है, इस पे तो आप लोग सब मुत्तफिक हैं एक साथ। क्या इशू क्या पोर्शंस का? आपके कहने का मतलब ये है कि जिसमें बिल्डर को मुनाफा ना मिले वो पोर्शन है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए आपने बोल दिया पोर्शन नाजायज़ है, ये है वो है, यानी कि बिल्डर का मुनाफा उसमें नहीं मिल रहा, बिल्डर का डिमांड एंड सप्लाई उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए वो नाजायज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ले चुके हैं। जब ज़मीनों के ऊपर आप कहते हैं इफेक्टी है, इफेक्टी को रिलीफ दो, तो फिर पोर्शन को रिलीफ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो एक गलत चीज़ हुई है, मगर क्योंकि रजिस्ट्री भी हुई है, उसकी लीज भी दी गई है, तो फिर उसको आप अगर आपने एक्शन लेना है तो उन तमाम इदारों पर भी लें जिन्होंने जिन्होंने ये काम किया है और जिसने जो इसका वो एंड यूज़र है उस पर भी आप लें। मगर अब एक चीज़ हो गई है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमतों की जानिब से दी जा सकती है, वहाँ देनी चाहिए और आगे इस चीज़ को रोकना चाहिए। आगे के लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए या इस तरह की कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिस तरह अभी सिंध गवर्नमेंट बल्दियात में जो है वो कर रही है, तो उस तरीके से। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला कराची शहर का ये है कि यहाँ पे बहुत सारी नौ आबादियाँ और बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं। हुकूमत सिंध ने माजी में बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, हमें मानना पड़ेगा, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। लेकिन अभी भी शहर में एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं आपको नक्शा दिखा दूं तो फिर बिल्कुल हम सभी हैरान हो जाएंगे, आप लोग भी, मैं भी और ये भी, इसके बावजूद कि ये पहले वकूफ़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कच्ची आबादी, तो चलो ठीक है, हमने एक निज़ाम बना दिया उसके लिए, लेकिन वो जिस तरह से डिसऑर्गेनाइज बनी हुई है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं आया। इसका क्या हल है? कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। 10-15 साल में जो होता आया है तो अब उसको चीज़ों को ठीक करने में कुछ तो टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हुई हैं। उन लोगों के पास भी पार्क होने चाहिए, उनके पास भी इस तरह की फ्लाई आर्म की चीज़ें होनी चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, आई थिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर अल्लाह करे कि आगे जाके। अभी देखें, फैक्ट बात करें आप, अभी नहीं है, होना चाहिए। और ये मशरूम ग्रोथ इतनी ज़्यादा है नाजरीन कि जैसे एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड इलाका है और उसके बिल्कुल बराबर में कच्ची आबादी है। और ये खैर पॉलिटिकल रीजंस होंगे इसके,
अब लेट्स होप के आपके, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपके M9 पे ये ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे के बाद अगर इस तरह ही मशरूम ग्रोथ रही तो मे भी इस तरह की चीज़ आगे आए। ये रियल एस्टेट सेक्टर या हमारा रियल्टर्स का तो काम नहीं है, ये तो काम है हुकूमतों का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, तो उनको देखना चाहिए ये चीज़। तो मैं अगले दिन वैसे देख रहा था, वैसे इन लोगों ने भी कमाल किया है कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट वालों ने। कराची मुझे लगता है जाके ठोकर न्याज बेग पे ख़त्म होगा लाहौर में, और वो आके ख़त्म होंगे अल आज़म स्क्वायर पे, क्योंकि जितने शहर बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा बेहतरीन किस्म का बताते हैं ना कि एयरपोर्ट से सिर्फ 4 घंटे की मुसाफत पे खुशादा माहौल में। सर ये क्या कर रहे हैं? देखो कराची शहर है, इसको एक जगह तक महदूद रखें, फिर ये झगड़ा शुरू कर देते हैं। जाम शुरू, जो ब्रेक में आपसे बात कर रहा था सर, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि जो भी ऐसे बिल्डर्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी इलीगल सोसाइटीज़ हैं वो बन रही हैं, अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी हैं, लीगल सोसाइटीज़ हैं, लोगों का पैसा अरबों रुपया उसमें जो है वो जाके जो है वो फंस रहा है, लोग बेचारे दरबदर हो रहे हैं फाइल्स लेके। तो इन चीज़ों पे मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, और सिंध हुकूमत को भी हमने जो है वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को, कमिश्नर कराची को हमने एक जो है वो लेटर लिखा है जिसमें तमाम इन चीज़ों को वाज़े किया है जी जी, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये होगा। ये बड़ा अहम नुक्ता जो आपने पेश किया है। मल्टी प्रोपोजिशन, मल्टी फैसेटेड डिस्कशन थी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें का जो है वो ज़ेर बहस आई, गुफ्तगू में आई। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन शेखानी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आबाद के साबिक चेयरमैन, सदर और मोतमर आला भी हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। अब मोहसिन शेखानी साहब, बुनियादी बात यह है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रिवाइवल नागुज़ीर हो चुका है। मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया इसमें इन्वेस्टेड है, और लोगों की पेशेंस जो है वो अब रन आउट हो रही है। इससे ज़्यादा लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन को आज की तारीख में 7-8 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसका साइकिल कब चेंज होगा और हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ हैं? जी देखें, जो पेशेंट का है, लास्ट गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी उसके 6 महीने पहले से ये डाउनफॉल शुरू हुआ है। जी, ठीक है, आज मेरे ख्याल से उसको 2.5-3 साल हो गए। 2 साल इस गवर्नमेंट को हुए, 1 साल बीच में आपका हुआ, तो टोटल 3 साल से ये एक्टिविटीज डाउनफॉल शुरू हुए जी, और ये 3 साल ही हुए हैं, 8 साल नहीं हुए हैं इसको। और ये 3 साल में ये सारी चीजें, जो पॉलिसीज थी हमारी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, हमारे जो डॉलर का अनस्टेबल था, हमारी करेंसीज नहीं थी, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें उस वक्त देखनी पड़ती है जब मुल्क की कंडीशन इकोनॉमिकल, जब आप इम्पोर्ट ना कर सकते हो, तो ये सारी चीजें नजर आती है और लोगों का रुझान भी खत्म हो जाता है। क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग सिल्वर में कर रहे हैं, लोग बिटकॉइन में कर रहे हैं। अब बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट तो देखिए पाकिस्तान किस नंबर पे, तो आपको पता चलेगा कि नई चीजें हो रही हैं। इस इंडस्ट्री का भी इश्यूज ये है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। टैक्स की पॉलिसीज में आपने इतनी सारी चीजें लगा दी हैं, और आपका कहना, गवर्नमेंट का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें ये सारी चीजें हैं और हम उसी चक्कर में, IMF के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये इश्यूज हैं, एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग भी, और मुझे लगता है कि ये 26 का साल भी थोड़ा इसी तरह निकलेगा। 26 के एंड में इंशाल्लाह आफ्टर बजट चीजें कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, इसलिए कि जब कैश फ्लो आपका ट्रैवल करता है तो ही चीजें चलती है। पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी है जी, उसकी रियल रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जब फैमिली बड़ी होती है, नई शादियां होती है, तो घर की जरूरत पड़ती है, तो वो खत्म नहीं हो सकती। और ये चीजें हमने जो रखी भी हैं अभी स्टेट बैंक के पास, कि जो फाइनेंस का मैटर है, अभी इन्होंने 20 लाख और 35 लाख रुपए फाइनेंस देने के लिए, 20 लाख 5% पे और 35 लाख 8% पे। हमने कहा इसको अमाउंट बढ़ा दीजिए, ये फाइनेंस 1 करोड़ रुपए होना चाहिए और 1.5-2 करोड़ रुपए आप रखें 8% पे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। ये वाइड टूल है, अगर ये हम फर्स्ट घर लेने वाले को इंसेंटिव देंगे तो ये चीजें एक्टिव होंगी और पूरा रियल एस्टेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान का मूव करेगा। इस वक्त वाइड मनी के प्रॉब्लम से, इस वक्त FDR के इश्यूज हैं, लोगों के पास पैसे हैं
फिर भी वो नहीं शो कर रहे हैं। अगर पैसे हैं और शो नहीं कर रहे तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, तभी तो सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन उधर पैसे जा रहे हैं। आप अपने मुल्क में पैसे आने नहीं दे रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी को डर लगा रहता है कि डिवैल्यूएशन हो जाएगी, पैसे मेंटेन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पिछली चीजें अभी तक उनकी जो थी वो चीजें भी पूरी नहीं हो सकी जो टारगेट हमने दिए थे। तो यही वजह है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेट बैंक को सबसे पहले इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ये जो फाइनेंस है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ सब्सिडाइज रेट पे 5% और 8% पे वो देते, इसलिए कि अब तो सिंगल डिजिट के करीब आ गए हम। तो गवर्नमेंट को कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और ये चीजें अगर होगी और लोगों को फाइनेंस मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी पूरी इंडस्ट्री रिवाइवल शुरू हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, कच्ची आबादियां नहीं बनेगी, स्लम्स नहीं बनेगा, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है ये कम से कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और इसी चीजों को अगर लेके हम चलेंगे तो ये रिवाइवल होना शुरू हो जाएगा। रिवाइवल होगा 1 साल नहीं 1.5 साल, अभी 1 साल लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 साल आने वाला ये जो साल है 26 का इंशाल्लाह, इसमें उम्मीद है कि सेकंड जो आपका 2 क्वार्टर छोड़ के 3rd क्वार्टर में इंशाल्लाह आपकी एक्टिविटी शुरू होगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो आपने बिल्कुल वही बातें की जो कि राहिल हारून साहब भी करना चाह रहे थे, तो सेम पेज पे ही हैं आप लोग भी। लेकिन एक जो इशू मेरे सामने है वो ये है कि टैक्सेस का जो चैलेंज है, जैसे आपने बीच में बात की कि FBR के इश्यूज़ हैं, लेकिन इसमें जो इशू एक बहुत मेजर है वो CGT का भी है। ट्रांसफ़र के टाइम पे बायर और सेलर दोनों टैक्स इम्प्लीकेशन का शिकार होते हैं। वैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा इशू और चैलेंज है। तो ये सब जो, और आप लोगों ने भी बड़े खुशी से सेल टैक्स लगवा लिया, क्योंकि जो आपको नहीं लगवाना चाहिए था, क्योंकि आपने तो कस्टमर पे ट्रांसफ़र करना है, वो आपकी तो है नहीं लायबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो आपने एक्सेप्ट की थी पिछली दफ़ा ना, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, मे बी यू अग्री डिसएग्री। डेफिनेटली आपका अपना ख्याल हो सकता है। हम जब बैठते हैं, जब मीटिंग्स में होती है, तो कोई ना कोई टैक्सेस का इश्यू जरूर रहता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट चाहती है कि उसको टैक्स मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट की ये चाहत होती है कि ऐसा ना हो कि रियल एस्टेट प्लॉटों के अंदर पैसे डंप हो जाए, और प्लॉटों के अंदर से पैसे जमा होना से एक्टिविटी नहीं चलती, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी तो आपका पूरा इंडस्ट्री चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लैंड लेके रख लें और उसको प्रॉपर्टी में पैसे जमा करते। तो यही हमारी गवर्नमेंट को कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइवल करेंगे तो आपकी 70 एलाइड इंडस्ट्री रिवाइवल होगी, इकोनॉमी आपकी चेंज होगी और पूरा मूवमेंट चेंज होगा। हमारी तरफ से कहीं ऐसा नहीं है कि कोई शॉप से जाके बोले कि मेरे से टैक्स ले लो या चीजें ले लो। ये जरूरत और हालात के हिसाब से देखा जाता है कि क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से चीजें करनी है। आज भी हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट टैक्स सिर्फ 2% होना चाहिए जो पूरी दुनिया में है, और आज भी आप जो सेलर पे टैक्स दे रहे हैं वो भी जो टैक्स उनका कहना है कि वो कैरी फॉरवर्ड होके आपके अकाउंट में आपके टैक्स में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। अगर आप टैक्स ही नहीं देते या नॉन फाइलर है तो उसका एक अलग रेट है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें अभी जो प्रोसेस है अभी स्टार्ट है। जब बैंकों में कोई पैसा निकलता है तो सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इसलिए कि बैंक की रिपोर्ट सारी जगह जाती है, लोग कैश रखना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजों को हमें देखना है कि हम फ्रेंडली पॉलिसी कैसे बनाएं, हम लोगों को फैसिलिटेट कैसे करें, हम इकोनॉमी को कैसे चलाएं। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, और अल्लाह करेगा कि ये आने वाला साल हम कोई ना कोई चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की है और बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी प्रोडक्टिव है। देखें राहिल हारून साहब, ये पर्सपेक्टिव उनका भी है, शायद आपके इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा क्लैश करे, लेकिन जो बात उन्होंने की है वो उन्होंने कहा है कि आप पैसे को एम्प्टी प्लॉट्स के अंदर जो स्टोर करते हैं इससे कोई वैल्यू जनरेशन नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो बाकी चीज़ों पर तो आई थिंक यू आर ऑन द सेम पेज, बट यहाँ वो कहते हैं कि इनकरेज करना है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनकरेज करें। आपके ऑब्जेक्टिव फर्क है। वो प्लॉट को भी आप टाइम लिमिट रखेंगे, 2 साल में बना दे, 3 साल में घर बना दे, वो बनना रिक्वायरमेंट है ना घरों की, तो शॉर्टेज नहीं है, रेंट पे चला जाए, पड़ा ना रहे। वो अगर हम सब करेंगे, राहिल भाई है मेरा छोटा, और हम सब एक ही पेज पे इसलिए होते हैं कि हम सब फेस कर रहे होते सारी चीजें। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम
इन चीजों को एड्रेस करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। अल्लाह जी राहिल हानू साहब, आप कुछ इजाफा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा आप भाई हैं उनके, तो बिल्कुल उसी तरह आप जवाब मोहसिन दें। भाई हमारे बड़े भाई हैं और बिल्कुल जो है सीनियर हैं, और उनको मुझसे ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर समझते होंगे। मगर जो प्लॉट है वो भी तो बाय द टाइम उसको भी कंस्ट्रक्शन तो उस पर भी होनी है, और मोहसिन भाई भी ये समझते हैं कि इन्होंने भी कोई प्लॉट ऐसे लेके रखे होंगे जिसका आगे प्लान होगा कि आगे 3-4 साल बाद 5 साल बाद उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो एक देखा जाए तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप मतलब ज्यादातर चीजों पर तो आप लोग सेम पेज पर हैं। कुछ चीजें हैं, तो कुछ ठीक है, चीजें फिर तो इनकी क़यादत सही है ना, फिर तो आप इनकी क़यादत तस्लीम कर लें फिर। नहीं, वो तो बिल्कुल भाई हैं हमारे, वो मसला नहीं, यहाँ क़यादत का नहीं है, हमारी सब एक ही पेज पे। हमारी कहीं अगर कोई डिफरेंस होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीजों को रिजल्ट में ले आए। अगर हम एक लिमिट टाइम रख देंगे कंस्ट्रक्शन का तो वहाँ उन लोगों का बोलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, जो सीटों पे बैठे होते हैं ना, वो एक कमरे में बैठ के पॉलिसीज बना रहे होती, ग्राउंड रियलिटीज उनको नहीं पता होती, और ग्राउंड रियलिटीज जब नहीं पता होती तो ग्राउंड मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है। तो हम ये कहते हैं कि मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब हम सबका काम है कि मिलके इंशाल्लाह इन चीजों को। अच्छा, नहीं, लेकिन एक चीज मैं मोहसिन शेखानी साहब आपसे जरूर पूछूंगा, वो ये कि देखें मैंने काफ़ी प्रोग्राम माजी के अंदर किए हैं, और आपका मेरा इस पे बड़ी मज़ेदार किस्म की बहस होती रही। आप क्रिटिसाइज़ करते थे कुछ लोगों को जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई शहर की मुज़ाफ़ाती इलाके में। आज आपके सारे बिल्डर जो हैं, जो तब एहतिजाज करते थे, उन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटियाँ उसके पड़ोस में ही बना ली। तो वो मुझे गाना याद आ गया हिंदुस्तानी फिल्म का, पड़ोसी फिल्म का, कि एक घर बनाऊँगा तेरे घर के सामने। तो अब ये कि ये क्या बात हुई, वो बुरा हो गया, आप लोग अच्छे हो गए, ये गलत है, ये जवाब देना पड़ेगा आज। नहीं, हम हमेशा जवाब देंगे। हाउसिंग सोसाइटियां सबकी बन रही है, और जो कानून में हाउसिंग सोसाइटियां हैं, प्रोविजन है, उसको तो आप रोक नहीं सकते ना। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि यार ये प्रोविजन भी है और लैंड लेके तुम ना बनाओ। नहीं, लेकिन वो बुरा था, ये अच्छे होगा, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छे नहीं है, हम तो कहते हैं जो डिलीवर करेगा, जो चीजें बनाएगा, जो डिलीवर करेगा वो अच्छा है, जो डिलीवर नहीं करेगा वो अच्छा नहीं है। और उसको जो डिलीवर पब्लिक के पैसे को बोझ होगा, वो चीजें पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को कोई आम आदमी का वो सोचता है ना प्लॉट लेने का, कहीं भी हो, वो हमारी सोसाइटी में हो, आपकी सोसाइटी में हो, गवर्नमेंट की सोसाइटी में हो, या आपके बड़े दोस्तों के सोसाइटी में हो, तो कोई फर्क नहीं है। हमें अगर डिलीवर और चीजें स्पीड पे चलती हो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आज लीज प्लॉट होते तो मसला ही नहीं होता। आज वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होती तो ये मसाइल नहीं होते। आम आदमियों का खरबों रुपया फंस जाता है, तो उन खरबों रुपए को निकालने की जरूरत है, ना कि अगर वो रुक जाएगा तो आपका साइकिल रुक जाएगा। हमारा ये कहना है कि कोई भी चीज हो, गवर्नमेंट की आंखों के सामने होती है, गवर्नमेंट को पता होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, और अचानक गवर्नमेंट कहती है कि हमने कुछ पता ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को सब पता होता है और उसी की अप्रूवल से हुई है। आज अचानक गवर्नमेंट मना करते किसी चीज का, तो ये सही नहीं है। आम आदमी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर को, एंड यूजर को अगर हम सिक्योर नहीं करेंगे तो आपकी मार्केट पे भरोसा नहीं होगा किसी को। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ा अहम नुक्ता है, मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, वो स्काई रॉकेट कर गई है इस वक्त। अगर आप देखें तो इट हैज़ मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें कम भी हुई हैं, लेकिन वो इस तरह से कोई फ़ायदा मिल नहीं सका कस्टमर्स को या इवन बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि वो ऑफसेट हो गई, जो दूसरी इनपुट्स थी उनकी कीमत बढ़ गई। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत? मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी कॉस्ट ऑफ जो है आज, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 10 साल पहले भी यही कॉस्ट थी इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखा, जैसे कि मैं एक वर्ल्ड बैंक के एक सेमिनार में गया था, मैंने उनको कहा था कि हम हाई राइज बिल्डिंग $20 में बनाते हैं। जी, तकरीबन उस वक्त 15-16 फ्लोर की बिल्डिंग बनती थी $20 में। जी, और आज भी वो बिल्डिंग $20 में बन रही है। अच्छा। मसला क्या हुआ है कि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई, आप वहीं से नीचे आ गए। आज भी $20 में हम बना रहे हैं, 6,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। उस वक्त भी $20 थी, 3,000 रुपए कॉस्ट थी। इससे पहले भी $20 थी, 1,500। आपकी करेंसी डाउन होगी तो आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी।
आज उसमें 100 रुपए का डॉलर था, 80 रुपए का था, आज 300 रुपए का है, 350 रुपए का डॉलर है। तो ये फर्क है, और ये फर्क जब भी होगा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, इसको आप कम नहीं कर सकते। ये बात बड़ी अहम की है आपने। और राहिल हारून साहब, बेसिकली बात ये मेरा ख्याल जो पर्सपेक्टिव है मोहसिन शेखानी साहब का, वो यही कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन अगर इस सेक्टर में हो जाए अच्छी हो। वो आप लोगों को तो सेम पेज पे रख रहे हैं, लेकिन उनका फोकस इस पे है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इस पे कोई आप अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मोहसिन भाई ने की है कि कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं कि जो सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, या वो फाइल्स बेच रहे हैं, और फ्रॉड जो लोगों के साथ हुआ है, तो उस पर जो है अब बहुत ज़्यादा जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है उधर फंसी हुई है, और उस चीज़ का अजाला होना ज़रूरी है, या उसको कोई ऐसी चीज़ों में रिलीफ देना ज़रूरी है ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट निकल सकें। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बहरिया टाउन के साथ साथ बन रही हैं, उनमें आप ये देखें कि कोई फ़ाइलों का कोई दायराकार ही नहीं है। वो जितनी फ़ाइल्स हैं, 10 एकड़ ज़मीन लेते हैं, 50 एकड़ फ़ाइलें बेच देते हैं। ये जो एक सबसे ज़्यादा मैं एलिमेंट समझता हूँ टैक्सेस के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, वो ये बड़ा एलिमेंट ये भी है कि फ्रॉड जो है, चीटिंग, इस पर कोई हुकूमत को एक्शन सख्त लेना चाहिए। जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, 10 एकड़ ज़मीन लेके 50 एकड़ बेच देते हैं, ऐसी बहुत सारी जो है, आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको अलग अलग बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे। और जो अच्छे बिल्डर हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ये उनकी बात नहीं है। जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे शहर में भी लोग हैं, कुछ जो है वो हाईवे पे भी काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें पूरे के पूरे सेक्टर को ख़राब कर रही हैं। अच्छा, ये मोहसिन शेखानी साहब, इसके बारे में आपकी क्या कमेंट होगा कि जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको जाहिर बात है कोई भी ऑन नहीं करता, तो उनके जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से रिड्रेसल उसका होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, वेदर इन द सिटी, आउटसाइड और एनीवेयर एल्स। नहीं, कहीं भी हो, जो आदमी भी अगर गलत कर रहा है, दैट इज फ्रॉड ना, चीटिंग। कोई चीटिंग कर रहा है, उसको सर्वाइवल समझे, उनको सपोर्ट नहीं होना चाहिए। इदारों का भी काम है, हमारा भी काम है कि अगर कोई चीटिंग वाली चीजें करता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जितनी भी लैंड है तो उतनी ही आप चीजों को लेके चलें। ये हमारे यहाँ तो कम है, मतलब हमें तो अथॉरिटी से भी झगड़ा रहता है हमारा कि आज एमडी हमारी है, अगर वो डेवलप हो जाती आज से 20 साल पहले तो आज शहर बहुत आगे और लोगों को सस्ती चीजें मिलती। उन्होंने 40 साल से पैसे दिए हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की स्कीम है वो नहीं मिली है। हॉक्सबे वाली गवर्नमेंट की स्कीम है, 40 साल से पैसे दिए हुए, लोगों को डिलीवरी नहीं मिली। तो हम बाकी लोगों को कैसे पकड़ने जाएं जब गवर्नमेंट की हालत ऐसी है? तो दूसरे लोग भी सामने कहते हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन हर सूरत में जो भी चीटिंग एट लार्ज है वो पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी कोई पोर्टल वगैरह नैप का ऐसा बन रहा है जो इंटरनेशनल पोर्टल की तरह पूरे पाकिस्तान में यूज होगा, और उसमें सारी चीजें क्लियर होगी कि नंबर ऑफ प्लॉट कितना है, इतने अपार्टमेंट है या इतना स्क्वायर फीट इसका अप्रूव प्लान है, और ये बेच सकता है, ये नहीं बेच सकता। जिस तरह दुबई में होता है इस तरह हमने इसको प्रपोजल दिया है कि ऑनलाइन हर आदमी को पता होना चाहिए कि यार इसकी प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है, इसकी प्रोग्रेस क्या है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो टाइम जो दिया है उस टाइम में कंप्लीट करें, और इंस्टॉलमेंट पब्लिक की उस टाइम में आने चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मजीद डिजिटलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन में जा रहे हैं। अल्लाह करेगा ये चीजें बेहतर होगी ताकि ओवरसीज इन्वेस्टर ज्यादा मुतमईन हो सके। वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है जो बाहर से पैसा भेज रहा है और अल्टीमेटली पता चलता है कि उसको कभी प्लॉट ही नहीं मिला, ना उसका प्लॉट है। और गवर्नमेंट की स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कीम में भी बहुत है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, मतलब आप पंजाब में, मतलब 1-1 लाख फाइलें बेचती हैं यार, उसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ बेहतर होना चाहिए। आम आदमी को प्रोटेक्ट करेंगे तो रियल एस्टेट चलेगी, आम आदमी को इत्मीनान होगा तो रियल एस्टेट चलेगी। अगर आम आदमी के साथ धोखा होगा और गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठेगी तो मुश्किल होगा। गवर्नमेंट का काम है इन चीजों को मॉनिटर करना। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नेंस होती है यार। बड़ा अहम नुकता आपने पेश किया है और आपका बहुत शुक्रिया। आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए
अब गुफ्तगू को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ द रियल एस्टेट एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स रिफॉर्म किया जाए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, CGT बहुत ज़्यादा है, सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। इसके अलावा GST का एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखें, एक पर्सपेक्टिव अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी राहिल हारून साहब से, इन्होंने जो पर्सपेक्टिव पेश किया है, यह पर्सपेक्टिव पेश किया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। ये एक अलहदा पर्सपेक्टिव है। इनका कहना यह है कि इनका अलहदा पर्सपेक्टिव है, इनका पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी इंडस्ट्री की डायनेमिक्स फ़र्क है। एक हमने सुन लिया आबाद का, वो कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स की एक अलहदा हो गई, वो उनका पर्सपेक्टिव अलहदा है, मेरा ऐसा ख्याल है। एक लम्हे के लिए कलेक्टिव बेसिस पे ही, मगर थोड़ी डायरेक्शन जो है कुछ थोड़ी सी अलग है। तो यानी ये कि ऐसा नहीं है कि क्लैश में है, लेकिन सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा, इनकी तो अपनी होंगी भाई, ये कारोबारी लोग हैं। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि जब हम बाई करने के लिए जाते हैं तो हमारा भी इनसे क्लैश नहीं है। हमारा भी ये है कि भाई हमारे ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी वो कम करें, और उससे फिर सबको फ़ायदा है, कलेक्टिव फ़ायदा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अब रिवाइवल का टाइम आ गया इस इंडस्ट्री का। और इसी अहम नोट के ऊपर हम जो है वो प्रोग्राम के ऊपर आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।